हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन डेवलपर। तो हमारे इस डीएसए मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है डीएसए का, जिसमें हम देखेंगे एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी तरह से परफॉर्मेंस को बताता है, परफॉर्मेंस के बारे में हमें नॉलेज देता है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन क्या है। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन यहाँ पे हमने दिया है। तो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी refers to the analysis of a algorithm performance in term of time and space requirements as a function of input size। इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, एनालाइज करके हमें बताता है। ठीक है, तो ये किस फैक्टर पे एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है? तो यहाँ पे लिखा है टाइम और स्पेस। क्या लिखा है? टाइम और स्पेस पे एनालाइज करता है। ये दो फैक्टर पे होता है जिनमें एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होता है। और ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं अगर हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन हम बनाए हैं और उसे फंक्शन में हम क्या इनपुट पास कर रहे हैं, क्या लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ये क्या था, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हमारी जो डेफिनेशन थी हमने वो explain की। उसके बाद आता है स्पेस कॉम्प्लेक्स। क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? total amount of memory required by an algorithm for his complete execution called space complexity। मतलब कि हमारे एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना भी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, ना जितना भी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायरमेंट होता है, वो कौन बताता है? हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। कौन बताता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और यही होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगेन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो तीन रीजन पे मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। पहला तो है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है स्टेप। देखो बताता हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि इंस्ट्रक्शन है, सेकंड है एनवायरमेंटल। सेकंड पे लेके आता हूं, दिक्कत हो रही है कुछ। वन, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है डेटा, डेटा स्पेस। ये तीन रीजन पे हमारा वो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। ठीक है, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। के बाद जाते हैं आगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पहला है कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहला क्या है? कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जिसमें क्या होता है, इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो स्पेस होगा, मेमोरी जो है, उसका उपयोग होगा प्रोग्राम के लिए, वो फिक्स रहेगा। जितनी भी मेमोरी यूज होगी वो क्या होगा? फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे लिखा ही है मेमोरी बाइट फिक्स फॉर प्रोग्राम। मतलब कि हमारा, हमने जो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि
सारा जो चाहिए एग्जाम्पल तरीके इंटीजर एक इंट ले लेते हैं हम फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इंट एसक्यूआरटी एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करता है जिसमें पैरामीटर भी हो और रिटर्न टाइप भी हो इंट एन ब्रैकेट करके हम रिटर्न कर देते हैं एक मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम है मतलब कि रिटर्न ये नॉर्मल सा प्रोग्राम है ठीक एग्जाम्पल दिया है सिर्फ तो ये फंक्शन क्रिएट किया तो हमारी इसमें कितनी बाइट रुकेगी देखो हम मान ले कि एक इंटीजर 2 बाइट रुकता है ठीक है तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास 2 इंटीजर है एक ये इंटीजर है और एक ये टोटल कितना बाइट हुआ 4 बाइट हुआ तो मैं क्या कह रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए आप चाहे इनको कहाँ से भी ओपन करो कहीं से भी ओपन करो कितनी बार भी रन करो बस आपको वैल्यू आपकी जो इनपुट है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा बट रिजल्ट हमेशा अलग अलग आएगा क्योंकि वो इनपुट पे डिपेंडेंट है ठीक है और जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी जो मेमोरी होगी ऑक्यूपाई वो फिक्स रहेगी क्यों 2 ही इंटीजर है बढ़ने वाले हैं सिर्फ उसकी वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट होगी आंसर जो आएगा वो अलग आएगा बट मेमोरी तो 2 ही रहेगी सर ये वाला है और ये सर ये वाला है मतलब कि 4 बाइट ही 4 बाइट ही रुकेगा ठीक है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चलो आगे बढ़ते हैं दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी कांस्टेंट पे था ना हम हाँ दूसरा है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि मेमोरी बाइट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू लूप मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारा स्पेस हमारे रिटा रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है हमारे किए गए वैल्यू इनपुट पे डिपेंड करता है हम कितनी बार लूप घुमा रहे हैं एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल पे जाते हैं अक्षर पे मत जाना खराब ही है तो एक एग्जाम्पल ले रहे थे हम आएंगे आज दुनिया पेन उठाएगा बढ़िया है चलो इंट ऐड एक एग्जाम्पल है हाँ एक एरे लिया है इंट
ब्रैकेट होगा, उसके बाद इंट क्या प्रैक्टिकली करें, ज़्यादा समझ में, चलो प्रैक्टिकली करें। यार था ना, वो होगा वही थे, पैक डाउनलोड कर हवा का, रन नहीं करवाने वाला अभी, सिर्फ हमारे समझने के लिए। ये हमें खुद से लिखना पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक बना लिया, अभी हम एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एक फंक्शन क्रिएट कर रहे थे ना हम, हमारा जो फंक्शन है, ठीक, इंट ऐड, और उसमें जो पैरामीटर रहेंगे वो उसमें है ए का एरे रहेगा, के बाद एन उसकी साइज रहेगी। तो घुमाते हैं हम, टीजर सम, हमें क्या करना है, एरे का सम करना है, ठीक है, एरे में जितनी भी वैल्यू है उसका सम करना है, तो वही प्रोग्राम है वो, टफ वाला प्रोग्राम नहीं है, उसको ही हम सिर्फ डीएसए में समझते हैं। आपको ये सब आता ही होगा, या नहीं भी आता है तो आप देख भी सकते हो, ठीक है, मैं पहले से ही करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बनाया बनाया है, तो वो भी कर रहा हूँ, पहले से ही कर रहा हूँ, तो आप समझते जाइए। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, मैं उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा। तो हम प्रोग्राम पे थे, सम बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा, कि अभी सम हुआ ही नहीं ना, सम करने वाले हैं हम, और ईस्ट है तो उसको घुमाने के लिए एक वेरिएबल भी चाहिएगा, कल भी ले लिया हमने, तो एरर आ रही है उसको रहने दो। जावा में कर रहे हैं तो आई वहाँ पे नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्या ले लेते हैं आई, लेंथ तक नहीं घुमाना है हमें, एन तक घुमाना है, और सम करेंगे, सम इक्वल टू प्लस ए ऑफ आई, ये हमारा सम भी हो गया। सम होने के बाद उसको रिटर्न भी करना है, रिटर्न टाइप इंटीजर है ना इधर, चली नहीं गई है, रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न सम करना है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिटर्न टाइप भी, वो एरर भी चली गई। तो इसमें कितनी बाइट रुकेगी, मैं मेरे इनपुट पे डिपेंड करता है, मैं कह दूँ पे नहीं, हम एरे को नहीं, मतलब कि नहीं गिनते हैं, चलो ठीक है, चलो एरे भी गिन लेते हैं, चलो मैंने इनपुट दे दिया, ऐड एरे जो भी है, चलो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे वो कोड रन नहीं होगा, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
एक ऐड में एक एरे दिए या एरे दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी साइज दे दी कि उसमें कितनी साइज है, 5 साइज है तो 5 एरे, 5 कह रहे हैं तो 5 लिखा, 5 लिखा दिया। अब मैं इसमें जाएगा तो कितनी बाइट रखेगी, पहला तो इसका काउंट नहीं करेंगे, एरे की बाइट नहीं है, ठीक है? वो अंदर जो जब लूप घूमेगी तब बाइट घूमेगी। तो इसका 2 बाइट हो गया। चलो हम लिखते जाते हैं ना। इसका 2 बाइट हुआ, एक इंट का। ये इंट का 2 बाइट गिन लेते हैं, उसमें भी गिना था तो इसमें भी गिन लेते हैं 2 बाइट। उसके बाद ये सम वाले इंट का भी 2 बाइट घूम लेते हैं। उसके बाद ये आई वाला इंट का भी। अब देखो फॉर लूप है ना, लूप में कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। तो हमारा जो है सम, सॉरी आई का 2 बाइट ही लेते हैं। चलो कितनी बार घूमेगा, 5 बार घूमेगा, ठीक है। तो ये 2 × n क्या हुआ, 2n हो गया ना। जितनी बार n होगा उतनी बार आई घूमेगा तो हो जाएगा। ये तो है ही। आई भी उतनी बार प्लस होगा तो ये भी चलेगा। अगर आगे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाते हैं तो वहाँ पे हम इसको डीप में भी देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रन करता है, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। 2n का दिया, n जितना होगा उतनी बार 2 आएगा, आई वाला। ये फिक्स रहा, कौन सा, ये इंट वाला फिक्स रहा 2, ये इंट वाला फिक्स रहा 2, और ये इंट वाला फिक्स रहा। सिर्फ ये कितनी बार घूमेगा, आई जितनी बार घूमेगा उतनी बार, जितना जितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये टोटल कर लो, टोटल कर लो, ये हमारे इनपुट पे डिपेंड हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे एन आया, एन हम 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, तो उतना वो वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये है लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम आगे बढ़ते हैं, यही प्रोग्राम देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, लीनियर में, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा डीप में समझेंगे कि टाइम कितना कंज्यूम करता है वो सब। तो आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, total amount of time required by an algorithm to its complete execution called time complexity। मतलब कि अल्गोरिदम को कॉम्प्लेक्सिटी एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम वही मेजर करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अल्गोरिदम को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में तो वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी हम 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहला फैक्टर होता है हमारा सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, हमारा सिस्टम भी देखना पड़ता है ना, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन भी देखना पड़ता है। तो अभी मैं जो रन कर रहा हूँ i7 है, अगर आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक। सेकंड पे फैक्टर होता है प्रोग्राम के इनपुट पे, यानी सेकंड होता है प्रोग्राम के इनपुट पे, यानी कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनपुट पास कर रहे हैं। तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, लेकिन हम सिस्टम को भूल जाते हैं कि हमें सिस्टम को भी याद रखना है, ठीक है, कि सिस्टम की कंडीशन क्या है, सिस्टम का हम 32 बीट है या 64 बीट है, उस पर भी डिपेंड होता है। 32 बीट में ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, 64 में कम टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। प्रोसेसर भी देखना पड़ेगा, ड्यूल कोर यूज़ कर रहे हैं या i7 i5 कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ड्यूल कोर यूज़ कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि उसमें प्रोसेसर कम आते हैं, ठीक है। मतलब प्रोसेस का स्लो होती है ड्यूल कोर में।
कंपैरिजन में i7 में i5 में प्रोसेस मतलब टाइम कम कंज्यूम करता है क्योंकि प्रोसेस फास्टली होती है इसलिए। ठीक है, तो हम सिस्टम को भी मेजर रखना है। उसके बाद है, पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिक्स टाइम टू रन। हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट होता है। एक एग्जांपल ले लूं, तो एक फंक्शन क्रिएट करता हूं मैं, इंट qrt। हम सिर्फ टाइम देखने वाले हैं, इसको रन करके भी नहीं देखने वाले, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम एग्जीक्यूशन कितना है वो देखना है। तो हमारा जो कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने का, कितने यूनिट लगेंगे हम। तो पहला है हमारा जो कैलकुलेशन टाइम होगा जब कि ये फंक्शन कॉल होगा, तो पहली प्रोसेस क्या होगी, n इंटू एन होगा ना, तो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, हमारा n इंटू एन में इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद वो जो आंसर आएगा उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमारा प्रोग्राम में आंसर रिटर्न हो रहा का 1 यूनिट, टोटल हो गया 2 यूनिट। अब मैं प्रोग्राम में चाहे 100 नंबर पास करूं या 50 पास करूं, टाइम तो उतना ही लगेगा 2 यूनिट का, वो चेंज होगा नहीं क्योंकि वही प्रोसेस हो रही है, तीसरी कोई प्रोसेस हो नहीं रही। तो ये था कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो फिक्स टाइम रहेगा 2 यूनिट लग, मतलब कि 2 यूनिट ही लगेगा। बोल देना भाई ने बोला तो करने का, करने का, आगे सोचने का नहीं, ये है कांस्टेंट। 2 यूनिट लगेगा तो 2 यूनिट लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है, तो इसमें हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। चलो देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। मतलब कि हमारी 4 लाइन है, ठीक है, एक ये वाली है, ये वाली है, वाली है, मतलब कि हम नंबर दे देते हैं, 1 नंबर की लाइन, 2 नंबर की लाइन, नंबर 4 नंबर, ये फंक्शन की हमारी 4 लाइन है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के हिस्से लिखते 1, और इसको हम मार देते हैं कमेंट की पहली लाइन है, अब और भी कमेंट फिट के बाद आता है टोटल पोस्ट 1, मतलब कि लाइन पहली है तो पहली लाइन में
इतना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा, रिपीट कितनी बार होगा, तो एक ही बार रिपीट होगा और उतनी बार भी नहीं होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एक क्लिक। टोटल कितना हुआ, एक ही हुआ, एक बार एग्जीक्यूट होगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एक ही लगेगा। उसके बाद सेकंड लाइन है, उसमें कितनी टाइम लगेगा, तो उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस है। देखो, तो ये इनिशियलाइजेशन है जो एक ही बार होगा, हमारा एक ही बार का इनिशियलाइजेशन, प्लस ये आई लेस देन एन, वो कितनी बार परफॉर्म होगा, तो लेस देन है इसलिए एन प्लस वन आएगा। क्यों एन प्लस वन, अगर ग्रेटर देन है तो एन माइनस वन आएगा। एन प्लस वन क्यों, प्लस वन क्यों, पहले मैं लिख देता हूँ। एन प्लस वन क्यों, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो एक स्टेप आगे भी जाएगा। कैसे, हम लोग घुमाते हैं 1 से 5 तक, आई क्या 5 तक ही जाएगा, 6 जाएगा, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स करनी रहेगी ना उसको। 5 तक तो कंडीशन ट्रू हो रही थी, 6 में फॉल्स होगी, अगर फॉल्स होगी तो वो बाहर निकलेगा ना, तो इसके लिए एक एग्जीक्यूशन क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा, इसीलिए हम एन प्लस वन लिखते हैं। के बाद आई प्लस प्लस कहाँ तक जाएगा, एन तक, जितनी बार एन घूमेगा उतने आई प्लस प्लस हो गए। तो टोटल क्या हुआ, वन 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 प्लस वन टू हो गया, और दो एन है तो 2n+2 हो गया। चलो थर्ड लाइन, थर्ड लाइन ऑब्वियसली 2n, मतलब कि जितनी बार n होगा उतनी बार घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2n आएगा, और फॉर रिटर्न वाला, तो रिटर्न वाला एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एक ही लिख देते हैं, ठीक है, हो गया। तो हमारा जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2n मतलब कि 4n, और 1+2+1 मतलब +4। अगर n की वैल्यू मान लो 5 है, 4 × 5 + 4 मतलब कि आंसर आएगा 24। तो ये था हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा हमारे इनपुट पे डिपेंड रहेगा। हम 4 पास करते हैं तो शायद से उसका आंसर आएगा 20। क्यों, 4 × 4 60 + 4 20 हो गया, 16 + 4 20 हो गया ना। तो ये हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एग्जीक्यूट करने में। तो ये दो तरह के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थे, एक था कांस्टेंट और एक था लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज का लेक्चर हम थोड़ा रिपीट कर ले, रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में पहला तो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि टाइम एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, उसमें दो तरह के आते हैं, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम। तो ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जिसको ये डीएसए में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।